किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जो राजनीतिक चेहरा होता है सरकार का, उसकी नीतियां, उसके फैसले, उसके दृष्टिकोण को जमीन पर उतारने का काम प्रशासन करता है, सरकारी कर्मचारी करता है। उसमें अलग अलग विभाग हैं और एक बड़ी श्रृंखला है लाखों लाख लोगों की। वो इसलिए महत्वपूर्ण है श्रृंखला क्योंकि जनता से वो सीधे जुड़ता है, वो तबका। और राजनीतिक नेतृत्व सरकार का जो भी तस्वीर बनाना चाहता है, जो भी जिस भी रास्ते अब राज्य को या देश को ले जाना चाहता है, उसके लिए मार्ग भी प्रशस्त यही वर्ग करता है, जिसको हम लोग सरकारी कर्मचारी कहते हैं। इसलिए इसकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता, इसकी संतुष्टि और असंतुष्टि भी मायने रखती है, राजनीतिक संदर्भों में भी और प्रशासनिक संदर्भों में भी। वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में, अटल जी की, और एक निर्णय हुआ कि भाई अब कर्मचारी को पेंशन देने की जो व्यवस्था है सरकार की, उसको समाप्त किया जाए और उस पेंशन व्यवस्था को बाजार केंद्रित कर दिया जाए, बाजार आधारित कर दिया जाए। सरकारी कर्मचारी के वेतन से पैसा कटे उसके सेवा काल में और बाजार में निवेश हो, और उसमें जो कुछ बढ़ोतरी घटोतरी हो वही उसकी पेंशन मान ली जाए बाद में, जिसको कहा गया एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। इसका देश भर में विरोध हुआ, हर राज्य में विरोध हुआ और हर स्तर पर विरोध हुआ। पैरामिलिट्री फोर्सेस में विरोध हुआ, पुलिस फोर्सेस में विरोध हुआ, अध्यापकों में विरोध हुआ, लेखपाल, पटवारी, कंपाउंडर, डॉक्टर, सब में विरोध हुआ। लेकिन लगता था कि शायद ये कभी अब फैसला हो गया तो पलटेगा नहीं। सारे राज्य उसी पर दिशा में चल दिए एक्सेप्ट पश्चिम बंगाल, सब में एनपीएस लागू हो गया था। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के संगठनबद्ध विरोध और उनके सतत प्रयास का परिणाम ये रहा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और पहले से है पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में अब एनपीएस नहीं है, ओपीएस बहाल हो गई, ओल्ड पेंशन स्कीम। ये छोटी बात नहीं, जिस बात की कोई कल्पना नहीं करता था, जिस बात पर कोई मानने को तैयार नहीं होता था कि पलट भी सकता है ये समय का चक्र, वो पलटा। और अब करीब 14 महीने में, आने वाले 14 महीनों में 11 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हैं। उसी में सबसे पहला दृश्य है यहां गुजरात और हिमाचल। और उसके बाद जब तक ये सारी स्थितियां खत्म होगी तब तक वो उसका समय आ जाएगा आपके 2024 के लोकसभा चुनाव का। यानी चुनाव का एक सतत कालखंड। और इसी दौरान अब मसला है ओपीएस का। कर्मचारी भी जानते हैं कि चुनाव का अवसर यही है। इसी समय जितना हम दबाव बना लेंगे उतनी से काम आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये परिस्थिति बन रही है कि गुजरात और हिमाचल, इन दोनों राज्यों में ओपीएस एक केंद्रीय चुनावी मुद्दा बन गया। आम आदमी पार्टी ने कहा हम भाई अगर आए तो पंजाब की तरह यहां भी लागू करेंगे। कांग्रेस ने कहा हम आए तो लागू करेंगे। अब 2 पार्टियों ने कह दिया हम आए तो लागू करेंगे। बीजेपी ने कहा नहीं, लेकिन बीजेपी पर एक नैतिक दबाव तो बन गया। सरकारी कर्मचारी
कि कर्मचारियों के जो संगठन है वो उत्साह से लबरेज है। वो देख रहे हैं कि 4 राज्यों में हमने इस असंभव माने जाने वाले लक्ष्य को साध कर दिखाया है, तो आगे क्यों नहीं। ये एक ऐसा विषय जो सरकारी कर्मचारी के बुढ़ापे से जुड़ी जीवनचर्या से बड़े संवेदनशील ढंग से जुड़ता है। कर्मचारी कहते हैं हम 60 साल तक सेवा करें और उसके बाद जब रिटायर हों तो हाथ हमारा खाली हो, हम दूसरों पर अवलंबित हो जाएं, हम बाजार के भरोसे छोड़ दिए जाएं, जिसमें मुनाफा और घाटे का एक ज्वार भाटा चलता ही रहता है। तो एक और इसमें आग में घी डालने का काम होता है तब जब ये मसला जेरे बहस हो जाता है कि अगर आप सांसद बन जाइए एक बार या विधायक बन जाइए, महीने भर ही रह लीजिए तो भी जीवन भर पेंशन पाएंगे और भत्ते पाएंगे। तो अगर नेताजी को पुरानी पेंशन पर अधिकार है, नेताजी का उस ढंग की पेंशन पर अधिकार है, तो सरकारी कर्मचारियों ने कौन सा गुनाह किया, उनका क्यों नहीं। देश के अशांत हिस्सों में आतंकवाद से जूझते हुए अपनी जान गंवा देने वाले अर्धसैनिक बल के जवानों का यह हक क्यों नहीं होना चाहिए, उनके परिवारों का। सीमा की सुरक्षा करने वाले जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उनको फ्री हक हासिल क्यों नहीं होना चाहिए। ये तमाम बड़े मसले हैं और ये मसले भारत की राजनीति को मथ रहे हैं। गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा 2 पार्टियों ने तो किया ही है, कांग्रेस और आम आदमी। आप एक देशव्यापी संगठन चला रहे हैं इसी के लिए, इस लड़ाई के लिए। आपकी ग्राउंड की रिपोर्ट क्या कहती है? क्या ये मुद्दा उतना बड़ा है जो गुजरात और हिमाचल में चुनाव को प्रभावित कर देगा? क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है कि, और खास तौर पर हिमाचल में तो पूर्व सैनिकों की, अर्धसैनिक बल के जवानों की बहुत बड़ी तादाद है, क्या ये जमीन पर उतना प्रभावशाली है मुद्दा? आपको लगता है कि जो ओपीएस का दांव गुजरात में और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने चला, और उससे पहले वो 3 राज्यों में जहां सरकार में है वहां उसने उसको किया, 2 में खुद है और 1 में अलायंस में है, आपको लगता है कि गुजरात में तमाम और इमोशनल और गुजराती प्राइड और जो तमाम किस्म के मुद्दे हैं उन सब के ऊपर जाके ये मुद्दा प्रिवेल करेगा और आपको राजनीतिक लाभ होगा? इस मुद्दे पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड चुनाव में जाएंगे तो वहाँ, और अभी गुजरात और हिमाचल या जिस भी राज्य में चुनाव होगा, में 14 महीनों में 11 जगह चुनाव है इंक्लूडिंग गुजरात और हिमाचल, और उसके बाद लोकसभा है। ठीक, तो यानी अब चुनाव ही चुनाव है और हर जगह सरकारी कर्मचारी है, हर जगह अर्धसैनिक बल का सिपाही है, हर जगह पेंशन का के लिए इच्छुक, पुरानी पेंशन के प्रति समर्पण का भाव रखने वाला कर सरकारी कर्मचारी संघर्ष कर रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि पार्टी को हर जगह ये सवाल फेस करना होगा? यही तर्क विधायकों पर लागू करिए। विधायक कोई दूसरे प्रदेश के, दूसरे ग्रह के प्राणी है क्या? बताइए। भोगांव का एमएलए नहीं, अभी संजय भाई अभी नहीं, जब दोबारा में आएंगे तब अभी नोट कर लीजिए क्या क्या जवाब देना होगा। भोगांव से जो एमएलए जीत के आए वो दूसरे ग्रह का है, वो यावत जीवन पेंशन पाएगा, भत्ते पाएगा, मुफ्त इलाज पाएगा और ट्रेवल में छूट, इसमें छूट, उसमें छूट, और बिल्कुल मुगल आजम रहेगा। बंद कर दीजिए पेंशन, तब एक नैतिक अधिकार बनता है। दूसरी बात, जब उत्तर प्रदेश जो है वही देश है,
जब हम गरीब थे, हमारा बजट भी बहुत छोटा था, तो हम पेंशन दे रहे थे आराम से। ये सारी समस्याएं तभी आई जब वाजपेयी जी की सरकार ने इसको एबॉलिश किया। और क्या कोई इस बात से सहमत नहीं हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश के बजट, मेरे ख्याल से 6 लाख करोड़ का के आसपास का बजट है, उसमें अगर कोई ये कहे कि 3 लाख करोड़ अकेले सरकारी मुलाजिमों की पेंशन में चला जाएगा, तो ये बात तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये कोई तर्कपूर्ण बात होगी। संजय भाई, इसमें एक बार आंकड़ा देखना होगा। आज मैं ये इस बात को समझने आया हूं कि इलेक्शन 14 महीनों में 11 राज्यों में इलेक्शन है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव। ठीक जी। ओपीएस का मसला इलेक्शन को कितना प्रभावित करेगा जमीन पर, इसका एक बड़ा टेस्ट अभी गुजरात और हिमाचल में होगा। और उसके बाद ये जितने जहां अंत तक जितने राज्यों में चुनाव होना है वो, और देश का चुनाव लोकसभा का, उसमें इसका पूर्ण इम्तिहान हो जाएगा ओपीएस के मुद्दे का। आप जो संगठन चला रहे हैं उसका अपना आकलन क्या है गुजरात और हिमाचल को लेके इस मुद्दे के संदर्भ में? भैया, ये जनसेवक का मामला भारत में बड़ा विचित्र है। जनसेवक नहीं, लेकिन इसको लोक सेवक कहिए। जिनके जितनों के हाथ में हंटर, मेरी बात को गंभीरता सब लोग सुन लीजिए, जितनों के हाथ में हंटर, उन सबको भारत में लोक सेवक कहा जाता है। मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोक सेवक, कलेक्टर, कप्तान लोक सेवक, इन्हीं के हाथ में तो डंडा है, ये सेवक हैं। और जिसकी पीठ है और इनका डंडा है, जिसकी पीठ है वो मालिक है, जिसकी पीठ पे पड़ता है डंडा वो मालिक है, और जो डंडा मारेगा वो उसको सेवक बोला जाएगा। उल्टे बास बरेली को, ये भारत में ही संभव है। संजय भाई गलत तो नहीं कहा, सब पर लागू है ये। भारत में जो डंडा खाएगा वो मालिक कहलाएगा, और जो डंडा मारेगा वो सेवक होगा। जबकि जब देश आजाद हुआ था और उसके बाद 1950 में जनवरी में हमने जब संविधान को आत्मार्पित किया, तो उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने एक विदेशी पत्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में कहा, उसने पूछा कि राजेंद्र प्रसाद जी क्या फर्क आ गया भारत में, तो उन्होंने कहा प्रजा राजा हो गई आज। और है क्या? सेवक मार रहा स्वामी को, स्वामी है ननकू रज्जाक, बी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसको मार रहा पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। यही ना व्याख्या है लोक सेवक की। आपने भी दोनों जगह वादा किया है और कांग्रेस ने भी किया है। आपने पंजाब में किया तो कांग्रेस ने 3 राज्यों में करके दिखाया है ओपीएस का मामला। तो आप और कांग्रेस दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं हो जाएगा इस मसले पर? सरकार का जो तंत्र होता है, जो ढांचा है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप का जो विजन है, उसको जो जमीन पर उतारता है वो सरकार का ढांचा वही उतारता है। कोई मंत्री मुख्यमंत्री तो उतारता नहीं। हर देश में एक सरकारी कर्मचारी है। कोई देश ऐसा नहीं जहां बिना सरकारी कर्मचारी के चल जाए। और सरकारी कर्मचारी है तो उसके कुशल क्षेम की जिम्मेदारी सरकार के पास रहनी ही चाहिए। नहीं, इसमें कुछ अतिरिक्त तो मुझे नहीं लगता कर्मचारी अतिरिक्त मांग रहे हैं। जब वो देख रहे हैं कि एक आदमी विधायक रहा तो विधायक की पेंशन लपेट ली, फिर सांसद बना फिर सांसद की लपेट ली, फिर राज्य में मंत्री हो गया उसकी भी लपेट ली, फिर केंद्र में मंत्री हो गया उसकी भी लपेट ली, मूंछों बताओ दे रहा, 4 पेंशन जेब में रख रहा है, और फिर ये कहता है कि ना ये सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा सकती। ये कोई मोल लंगर चल रहा है क्या? पेंशन दें। खुद के कुर्ते में 4 पेंशन पड़ी है भाई जेब में, तब कह रहा है कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, देश को आगे ले जाएंगे हम लोग। अरे जो डाकिया है उसकी पेंशन रोक के, जो सिपाही है उसकी पेंशन रोक के देश आगे जाएगा? ये तो तब भी 3-4 करोड़ होंगे देश भर में मिला के सरकारी कर्मचारी, सब केंद्र और राज्यों के सब मिला के। हो सकता गलत हो लेकिन ऐसे होंगे, इतने कुछ तो होंगे। सारे एमएलए सारे एमपी जोड़ लो, 800 कुछ लोकसभा राज्यसभा मिला के, और मेरे 10-12 हजार कुल होंगे देश भर में एमएलए, सब जोड़ ले। ये तो मोबाइल में कैलकुलेटर में निकालो तो भारत की 150 करोड़ की जनसंख्या में ये आएंगे ही नहीं। इतनी छोटा नंबर है इनका, 0.0000 कहां लाके लटकेंगे भगवान जाने। उनके लिए
उनके लिए देसी घी भी फ्री सस्ता प्रोवाइड कराए देश, चाय की पत्ती भी पार्लियामेंट में सस्ती में दिलवाए, ओरिजिनल दार्जिलिंग वाली, कि भैया वो खरीद के नहीं पी सकते। जब स्कूल का मास्टर खरीद सकता है तो सांसद जी भी खरीदे। मक्खन भी वहीं से बंधवा के ले जाते थे जब मैं जाता था लोकसभा कवर करने, अब ले जाते नहीं जाते तब मैं देखता था, और खाना भी वहीं खाते। जितने पैसे में बाहर छाछ नहीं मिल रहा एक गिलास, उतने में बटर कोरमा और बिरयानी चापो और उसके बाद नहीं, और उसके बाद पेंशन, उसके बाद पेंशन। दूसरी चीज, एक लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसे ये योजनाएं आ गई मोबाइल में जिसमें चाहे दिन भर इंटरनेट चलाओ, चाहे दिन भर कॉल करो और दिन भर फोन ऑन चलाओ, फिर भी 1000, 500, 1500, 1200 रुपया में सब हो जाएगा, ऐसा लोग बताते हैं। ठीक, मेरा तो दिन भर खूब चलता, तब भी 500-600 रुपये ही आता है बिल। ठीक, लेकिन वो कहते हैं सांसदों को अभी भी फोन का भत्ता बहुत मिल रहा है। जो राजनीतिक पाखंड है ना, देश की सबसे बड़ी समस्या वो है। ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूं उसका। अभी पिछले 3-4 महीने में पूरे देश में इस पर बड़ी तेज चर्चा पर चर्चा शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया वो मसला। वहां भी एक PIL है अश्विनी उपाध्याय की, कि भाई ये रेवड़ी बंद हो जाए। अब मैं तो समझा पहले रेवड़ी गजक वाली की बात हो रही है जो मेरठ में मिलती, फिर पता लगा नहीं रेवड़ी दूसरी है। ठीक, और उसमें तमाम तरह की बातें आई कि रेवड़ी बड़ी खराब चीज है, उससे मामला गड़बड़ा रहा है। अभी चुनाव में मैं देख रहा हूं, कोई कह रहा स्कूटी देंगे, कोई कह रहा लैपटॉप देंगे, कोई कह रहा जी इंटरनेट भी देंगे उसमें डाल के, कोई कह रहा स्कूटी में तेल डला के भी देंगे। ये रेवड़ी है कि गजक है कि मुरमुरा है? क्या इस देश में जिसको सुरक्षित पेंशन चाहिए उसके पास एक ही रास्ता बचा कि वो विधायक बने, सांसद बने, बाकी किसी को नहीं मिल सकता, चाहे सीमा पर कुर्बान हो जाओ? देश के अंदर सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे सरकार किसी को, कि जो जनमानस है उसकी सोच क्या कह रही है। ठीक, जब कोई देखता है कि सीमा की सुरक्षा करते हुए जवान शहीद हो गया, और जो लोग शहीद होते हैं वो भारत के बहुत, ये सामाजिक सच है भारत का, इसमें बहस की गुंजाइश नहीं। ठीक, बड़े लोगों के बच्चे बड़े पदों पर जाते हैं सेना में, बॉर्डर से, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, लेकिन जो पहली पंक्ति में जो कुर्बानी देने वाला खड़ा होता है वो किसी किसान का बेटा होता है। ठीक, उसकी लाश जब घर आती है या उसके वो वहां विचित्र दुर्धर्ष परिस्थितियों में लड़ रहा है देश के लिए, उसके लिए हम इतना भी सुरक्षित नहीं कर सकते कि जब वो लौटकर वापस आए तो उसको और उसके परिवार को सुरक्षा हो कि भाई ठीक है अब आपका जीवन सुरक्षित है, अब पति नहीं भी रहेगा तो पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इसमें क्या समस्या है? कुछ समस्या है क्या? या देश में के पास इतने संसाधन अब नहीं है कि इसलिए ऐसा नहीं हो सकता? ये तो तर्क ठीक नहीं। बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं, जो करने चाहिए वो भी कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी नहीं वो भी हो ही रहे। लोक मन को समझने की जरूरत है। सरकार तक में अभी नहीं आ पाएंगे, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, पार्टियां बनती बिगड़ती रहेंगी, लोक मन के साथ राजनीति को चलना चाहिए। ये बात कैसे कोई तर्क गले में उतार लें? अगर एनपीएस अच्छी है, अगर मैं अपने घर में ये कहूं, मेरी बात को देश के सारे राजनेता सुने, अगर मैं अपने घर में मुखिया हूं और मैं कहूं बाजरे की रोटी खाओ, तो पहले मैं खा के खाऊंगा बाजरे की रोटी। मैं पूड़ी खाऊं और बच्चों से कहूं तुम बाजरे की रोटी खाओ, ये ठीक नहीं। एनपीएस बढ़िया थी, सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में लागू करा देते, विधानसभाओं में लागू करा देते, विधान परिषद में लागू करा देते, तो नैतिक हक होता, नैतिक साहस होता, बोलने का मुख होता। हम रसमलाई खाएं, दूसरे से कहें बेटा गिलोय खाओ, उबाल के गिलो पियो, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और इम्यूनिटी ताकत मजबूत होगी, मैं रसमलाई खाऊंगा, ये नहीं चलेगा। इसमें क्या बुराई थी?
यही प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता कि आज से हम भारत के सांसद, दोनों सदनों के सदस्य ये फैसला करते हैं कि हम नई पेंशन प्रणाली लेंगे और पूरे देश को आश्वस्त करेंगे, उसके बाद ये जो सरकारी चपरासी है उसको पेंशन जाए, ताकि वो निश्चिंत हो जाए कि मेरे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने अगर इसको स्वीकार किया है, इसका मतलब चीज बढ़िया है। आपने तो चिमटे से नहीं छुई एनपीएस, किसी नेता ने एनपीएस चिमटे से नहीं छुई अपने लिए। बाबू के लिए, चपरासी के लिए कह दी, बोले एनपीएस ले लो, बहुत अच्छी है, तुम जानते नहीं हो, अभी तुम्हें अकल नहीं अर्थशास्त्र का, अभी संजय जी भी नहीं आ पाएंगे, ठीक, आप ले लो ना, जजेस को दे दो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लागू कर देते। वो लोग बड़े लोग हैं, बुद्धिमान हैं, देश के नायक हैं, वहां लागू कराओ ना। एक बात आई थी जो विजय बंधु ने कही, नहीं, 2013 में जो चिट्ठी लिखी थी योगी जी ने सांसद के तौर पर, उसमें पेंशन के स्वरूप की बात नहीं थी। उन्होंने कहा था ये नई पेंशन ठीक नहीं, पुरानी पेंशन लागू की जानी, बहाल की जानी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी, मेरे पास भी उसकी कॉपी है। मेरे लिए ये ठीक नहीं कि मैं एक बात एक बार कहूं, दोबारा दूसरी बात कह दूं, मैं नहीं कर पाता ये। मैं तर्क के साथ चलूंगा, अपने चेहरे के साथ चलूंगा। इसमें कैसे कैसे मैं घप्पो कर दूं कि तब ठीक थी अब नहीं ठीक है, ये तब खराब थी अब अच्छी हो गई। नो, एक और बात कहता हूं, ये लड़ाई का विषय नहीं होना चाहिए। क्या ये कर्मचारी किसी एक पार्टी के हैं? नहीं, ये सबके घर में कोई ना कोई कर्मचारी है। जो विधायक है उनके घर में भी कोई ना कोई कर्मचारी है, बेटा है, दामाद है, बेटी है, कोई ना है ना, बहू है। ये कोई बाहर के लोग हैं क्या जिनसे हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं? किस पर गुस्सा दिखा रहे हैं हम? किस पर गुस्सा दिखा रहे हैं? ये गुलाम नहीं है। सांसद संसद में भाषण दे रहा है, वो भी देश के लिए काम कर रहा है। सिपाही से इस पॉल्यूशन में चौराहे पर खड़ा है, वो भी देश के लिए काम कर रहा है। गुस्सा किस पर दिखाया जाएगा? हमने कोरोना देखा, कोई नहीं निकला, सबको प्राण की पड़ी थी। बद्रीनाथ का कपाट बंद, केदारनाथ का कपाट बंद, काशी विश्वनाथ का कपाट बंद हो गया, अजमेर शरीफ की दरगाह बंद हो गई, साए साए होने लगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी खड़ा था, राशन भी बांट रहा था, झाड़ू भी लगा रहा था, कोरोना के अस्पताल में ड्यूटी भी दे रहा था, मर भी गया। कौन आया था? माइकल लाल, जो देश के लिए बड़ी बड़ी बातें सब लोग कर रहे हो, कौन आया था? एयरपोर्ट से कोरोना आया, सबको पता था। फिर एयरपोर्ट बंद हो गया, जहाज ही नहीं उड़ा कोई। फिर भी वहां सीआईएसएफ के जवान खड़े रहे, वो जानते थे कि ये मृत्यु का सीधा स्थान है, साक्षात, फिर भी खड़े थे वहां। कौन माइकल लाल खड़ा था जाके वहां? कौन खड़ा था? एक भी आदमी नहीं गया, डर के मारे। मेरे सारे डॉक्टर मित्र हैं, संजय भाई भी जानते इस बात को, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, निजी चिकित्सक ताला बंद करके अंतर ध्यान हो गए, टेलीफोन भी बंद कर लिया, सिम निकाल के फेंक दिया। झूठ कह रहा हूं क्या? सरकारी डॉक्टर था, 15-15 दिन की ड्यूटी करते थे, फिर कोरोना हो जाता था, फिर क्वारंटीन रहते थे, फिर आके ठीक होके फिर लग जाते थे। हमने देखा मित्र, हम कैसे भूल जाएं उनको? कैसे भूल जाएं उनको? इस देश को बीसीजी का टीका लगा, किसने लगाया? किसने लगाया? सरकार की तमाम योजनाएं, परियोजनाएं जमीन पर कौन उतार रहा है? ये हमारे यही लोग उतार रहे हैं, सरकारी लोग। ये ठीक नहीं। और ये तर्क संजय भाई ने एक मेरे उस पर सवाल उठाया था, मैं उस बात को भी एक बार फिर स्पष्ट करूंगा। मैंने 89 से 88 से लोकसभा, राज्यसभा, संसद कवर करना शुरू किया, ठीक, 20, 22, 25 साल की कवर, ठीक। जब तक मैंने कवर की संजय भाई,
तब तक वहां सेंट्रल हॉल में ठीक इतना सस्ता सामान आता था खाने का और इतना दिव्य सांसदों के लिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ठीक ठीक। दूसरा, हम भी चले जाते सांसदों से मिलने, मंत्रियों से मिलने, कोई खबर लेने, तो वो कहते थे मुंह बैठो पहले ये खाओ मालपुआ, क्या अठन्नी चवन्नी में आ रहा है। काउंटर था घी का, दूध का, असम चाय बोर्ड का काउंटर था, कौड़े के दाम ले जाओ। मैंने देखा मालिक, मैं कोई बात गूगल की तो कहते ही नहीं कि मेरी बात कोई काट दे और काट के चला जाए, ना जी ना, गूगल की तो बात ही नहीं की आज तक मैंने। अब बंद कर दिया, बड़ा अच्छा किया। ये राजतंत्र है क्या? ये राजतंत्र है क्या कि पूरा पूरा मुर्गा 10-10 रुपए में खा रहे हो? अब वो भी ऐसा मुर्गा जिसमें चिरौंजी भरी अंदर है। ये नहीं चलेगा? गरीब को खाने को नहीं मिल रहा बतुआ, आप मुर्गा खा रहे थे, चिरौंजी और बादाम भर भर के सब लोग। अच्छी बात है, बंद हो गया, हो जाना चाहिए। ये देश जो खाए वही नेता खाए, वही अभिनेता खाए, सब लोग वही खाओ जो गांव का गरीब खा रहा है। आपका भोजन अलग क्यों हो? आपके वस्त्र अलग क्यों हो? आपका रहन सहन अलग क्यों हो? मेरी पीड़ा किसान के लिए भी है, लेकिन मेरी पीड़ा उस सिपाही के लिए भी है जो फेफड़े अपने गंवा देता है चौराहे पर खड़े होकर। मैंने कोरोना के समय देखा, नोएडा में जहां से मैं आता था, अपनी मेरा वाहन आता था ऑफिस के लिए, उस वहां पुलिस के ही लोग खड़े मिलते थे, बाकी तो जानवर भी विलुप्त हो गए थे। कुछ लोग उसमें से समय समय पर तिरोहित हुए, पूछा तो फिर अशुभ समाचार मिला उनके बारे में। उनके बच्चों के लिए कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी हमारी? मेरी आंख भर आती है जब मैं ऐसे दृष्टांत सुनता हूं। ये देश गरीब था तब हम दे सकते थे, अब हम संपन्न हो गए तो बंद कर दी, बोले हम नहीं दे सकते। पश्चिम बंगाल दे रहा है, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, 4 ने कमिट किया, लागू कर दी। उन्होंने कोई मैकेनिज्म ढूंढा होगा। क्या लोकतंत्र में उस मैकेनिज्म पर बैठकर बात नहीं हो सकती? कोई अड़ना है क्या कि नहीं जी? अगर देश के 4 राज्यों ने लागू की है फिर पुरानी व्यवस्था को, तो क्या यह जरूरी नहीं कि एक सर्वदलीय बैठक हो जाए, चर्चा हो जाए, उनसे भी पूछा जाए भाई आपने क्या रास्ता निकाला? और आखिरी बात कहूंगा मित्र, क्या है, मैं तो बस शेयर बाजार जानता नहीं ना, मैंने कभी शेयर बाजार में कुछ लगाया भाई साहब। ठीक, मेरा अकाउंट बैंक में खोल लिया, इतने मेरे लिए बहुत, समझ लीजिए। लेकिन मैंने कर्मचारियों से पूछा कि भाई ये एनपीएस में आपको क्या मिला, वो पेंशन जो 70,000 रुपया पर रिटायर हुए, आखिर लास्ट ड्रॉन सैलरी 70,000 रुपया। उनने कहा कि भाई साहब 1150 का चेक मिला पेंशन का, किसी ने कहा हमको 700 ही मिले। मुझे नहीं पता क्यों मिला, ऐसा हुआ, लेकिन शर्मनाक है। ये उनके 30-40 वर्ष की सेवा के प्रति कृतज्ञता है। ये अच्छा भाव नहीं है किसी भी सशक्त और संपन्न और सबल राष्ट्र के लिए, यह उचित भी नहीं है। ये हमारे हिस्से हैं। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के बिना जीवन देश चल जाएगा? नहीं चलेगा मित्र। इसलिए इनके लिए सोचना चाहिए, इसमें अड़ने की जरूरत नहीं। कई बार फैसले देश ने बदले, और फैसले तो छोड़िए, मैं तो कहता हूं देश ने कितनी बार, 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन किया है। 103वां संशोधन तो कल ही सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ है। जब हमने संविधान में इतने इतने बदलाव कर दिए, तो ये स्कीम कौन सी पवित्र गाय है कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता? ये होली बुक है क्या? नहीं ना, कि इसमें किंतु परंतु नहीं बदला जा सकता। हटाइए अगर देश को नहीं पसंद। और आखिरी बात, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। ठीक, एक सिनेमा आया था संजय भाई, पेंशन वही जो कर्मचारी के मन भाई। जब देश में एक भी कर्मचारी उसके पक्ष में नहीं खड़ा, तो जबरन काहे को अपन डाले दे रहे हैं? कोई ये दवा है क्या कि ना ना बोले खाओ, तुम्हें मेरी कसम खाओ। वो कह रहा है ये दवा मुझे सूट नहीं करती, एलर्जी हो जाएगी, बोले ना खानी पड़ेगी। अरे क्यों भाई? ये पेंशन किसके लिए? कर्मचारी के लिए ना। कर्मचारी की राय ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? सांसद अपनी तनख्वाह खुद बढ़ाते हैं कि नहीं?
विधायक अपनी तनख्वाह खुद बढ़ाते हैं कि नहीं, अपने भत्ते खुद बढ़ाते हैं कि नहीं, कार खरीदने के लिए पैसा खुद सैंक्शन कर लेते हैं अपने लिए कि नहीं। जब सब काम खुद कर लेते हो अपना, तो सिपाही से नहीं पूछोगे? अरे इनसे भी पूछ लो, ये लाखों लोग किस लिए। और सबसे ऊपर मेरी पीड़ा जाती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं, उनके लिए मेरा हृदय बहुत भर जाता है। वो किन परिस्थितियों में मां भारती के लिए जीवन दांव पर लगाकर संघर्ष करते हैं। ये देश कृतज्ञ होना चाहिए, सरकारों को कृतज्ञ होना चाहिए, सिंहासन को कृतज्ञ होना चाहिए उनके लिए। जो शहीद हो गए उनके लिए भी माथा झुकना चाहिए, और जो जिंदा है सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी माथा झुकना चाहिए देश का। वो हैं तो हम हैं मित्र, यहां पर अड़िए नहीं, बड़ा मन रखिए। हम तो ट्रिलियन की ट्रिलियन किस किस की आबादी में जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं। अरे हम तो तब भी ये मान रखते थे जब अनाज भी अमेरिका से आता था, संजय भाई को याद होगा, लाल अनाज, देश में अनाज भी नहीं था, गेहूं भी नहीं था, तब भी हम अपने इन लोगों को पेंशन देते थे। आज इतने छोटे हो गए क्या हम? नहीं, ये भारत की शान के खिलाफ है, ये भारत के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के भी विरुद्ध है। इस पर सोचा जाना चाहिए, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, अर्थशास्त्र के दोनों पहलुओं की चर्चा होनी चाहिए। उन मुख्यमंत्रियों को भी बुलाइए जिन्होंने रिवर्ट किया है, ओपीएस में गए हैं, ताकि एक ब्रॉडर कंसेंसस देश में दोबारा बने। जरूरी नहीं कि एक बार जो फैसला हो गया वो लक्ष्मण रेखा है या ब्रह्मा की लकीर है। धन्यवाद।